हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं जो कि आपका एडिटोरिया का है। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 5 करवा दिया गया है। आज के इस क्लास में भी 1 to 75 जो क्वेश्चन आपका होगा जीके जीएस का देखना है। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए टेंशन फ्री रहिएगा। सेट नंबर 6 आप देख रहे हो, टोटल 15 सेट इसमें दिया हुआ है। 15 को भी आप जल्दी से जल्दी कवर करिए और इसके बाद आपका मैथ्स का क्लास चालू हो जाएगा। पर डे रात में 9 या 10 बजे आपको मैथ्स का क्लास मिल जाएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हो, एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। 3-4 प्रैक्टिस सेट आपके लिए ख़त्म हो चुका है। बीएसएससी के लिए, साइंस का, करेंट अफेयर्स का, सारा कुछ के लिए क्लास आपका अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आकर आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप में से किसी को जो क्लास पसंद आए उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, ठीक है। आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। कोशिश करिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेने का 9576843550। कोशिश करिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे काफ़ी बेनिफिट आपके लिए रहेगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे क्लास का पीडीएफ हमेशा अवेलेबल रहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के 31वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज़ नाम है उनका, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इससे पहले अगर पूछेगा तो आपका जो स्कॉट मॉरिसन है, इन्हीं का जगह लेकर ये बने हैं 31वें नंबर के। ये 30वें नंबर के थे और ये जो आप एंथनी देख रहे हैं ये 31st नंबर के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर सेकेंड, हाल ही में एसे ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता था? तो देखिए, वर्ष 2021 से ये फैसला लिया गया है कि अब यह रिपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। पूछेगा किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता था। नंबर थर्ड, निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आप आधार मुद्रा, जिसे आप रिजर्व मनी और आप बेस मनी के भी नाम से जानते हैं, बताइए उसे किसे कहते हैं आप? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। MO को आप प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे M1 दिया हुआ है, इसे भी जानिएगा। संकीर्ण मुद्रा अगर आपसे पूछ लेगा ना, संकीर्ण मुद्रा, तो आपको बताना है M1। और जो आपका M3 है, M3 को आप व्यापक मुद्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन सबको आप ध्यान रखिएगा। नंबर 4, बताइए कि मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील स्कीम है ना, इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1995 से मिड डे मील का शुरुआत हो चुका है। इसमें 1 से 8 क्लास के बच्चों को क्या होता है, मतलब पोषक वाला जो भोजन होता है, पोषण युक्त भोजन होता है, वो दिया जाता है। नंबर 5, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब स्टार्ट हुआ? नंबर 5 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नंबर 6, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा। किसकी? तो भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि 2022 के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 7.5% अनुमान लगाया गया है। बताइए कि निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई? अच्छा खासा क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी अब आपका बन के आने लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शेफाली वर्मा, ठीक है। देखिए, शेफाली वर्मा एक तरफ से ऐसे कहिए कि डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन, ध्यान रखिएगा टेस्ट मैच यहाँ पे है, रन बनाने का जो मतलब भारतीय बल्लेबाज बन गई। वहीं आप सेकंड कंडीशन ये देखिए कि डेब्यू टेस्ट मैच में दोनों पारी में अर्धशतक, डेब्यू मतलब समझिए जो पहला मैच किसी का होता है ना, यानी कि पहला मैच ही वो खेल रही थी और उसमें मतलब कहिए कि दोनों पारी में अर्धशतक यानी कि 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पूछेगा किसने, तो शेफाली वर्मा आपको बताना है, भूलिएगा नहीं इस बात को। नंबर 7 के बाद 8 पे चलते हैं।
हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बोत्सवाना में 1098 कैरेट का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड का खोज किया गया है। ठीक है। नंबर 9, भारत का पहला कौन सा राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश है जो कि टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 24 मार्च, डेट भी ध्यान रख लीजिएगा, 24 मार्च 2021 को जो आपका विश्व क्षय रोग दिवस होता है, इसी के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश का ये लक्षद्वीप और जो आपका जम्मू कश्मीर का जो बडगाम जिला है, यहाँ इन दोनों को ना टीबी मुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय कर दिया है? आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा और जो राज्यसभा टीवी था, इसका नाम चेंज करके संसद टीवी कर दिया गया। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। कौन सा अगर पूछे तो संसद टीवी आप नाम ध्यान रखिएगा। पूछा है उस समिति का नाम बताइए जिसका कि ये सिफारिश था। ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश समिति यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 12 में है विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में बताइए। निम्न में से किस दिन ये मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस आपको बताना है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बी सी कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 13, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 ईस्वी के जो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे, उनका की निधन हो गया है? नाम बताइए, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर बताइए। नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। डिंकू सिंह का निधन हो गया है। 1998 में इनको स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मिला था। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फेनी नदी पर किया गया, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि इसकी लंबाई बताइए तो 1.9 किलोमीटर यानी 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह जो है ना त्रिपुरा और जो आपका ये सबरूम है, त्रिपुरा का जो सबरूम है और बांग्लादेश का जो रामगढ़ है, इसको जोड़ता है। ठीक है। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। थैलोफाइटा को आप क्या कहते हैं? शैवाल के भी नाम से जानते हैं। नंबर 16, मानव पाचन तंत्र में बताइए इन चारों में से क्या होगा जो जहां से कि पित्तरस का स्राव होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत यहाँ पे आपको भर देना है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से क्या होता है? पित्तरस का स्राव होता है। नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ये आपको बताना है। तो कुछ ऑप्शन को देख के आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाशय नहीं है। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका बताइए कि कितना सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 100 सेंटीमीटर तक ये लंबी हो सकती है। अगर मीटर में आपसे पूछेगा तो 100 सेंटीमीटर बराबर आप जानते हैं 1 मीटर यह लंबी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका का नाम बताइए तो क्या होता है? तो बताइए क्या होता है सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका का नाम बताइए। आप क्या जानते हैं? कमेंट करके आप बताइए। अगर आपको जवाब पता हो तो आपको इसके लिए टाइम दिया जा रहा है, थोड़ा सा आप बताइए तो क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी है, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे आपका ना ऑप्शन तो नहीं है, मतलब न्यूरॉन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, न्यूरॉन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इंसान का जो है ना, व्यक्ति का जो सबसे बड़ा अगर पूछेगा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है, और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका ये ध्यान रखिएगा सियाटिक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए सबसे यहाँ पे सबसे जैसे आपसे पूछा ना लंबी, तो लंबी में आपको बताना है सियाटिक।
ठीक है, सबसे लंबी समझ लीजिएगा सियाटिक, और सबसे बड़ी अगर पूछता है तो सबसे बड़ी पूछेगा तो आपका ये होता है न्यूरॉन, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका न्यूरॉन सही। नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में आप जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि को आप मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह हो जाता है, मधुमेह कहा जाता है? तो नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज के। नंबर 21, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम बताइए किसने किया था? किसका पूछा है? अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने सबसे पहले किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वीजमैन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन का खोज सबसे पहले कर दिया गया था। बताइए कि एफ्ला नामक विष निम्न में से किसे बनते हैं, मतलब किसमें ये बनते हैं ये बताना है, किससे बनते हैं? तो ये जो है ना आपका एफ्ला नामक पूछेगा विष तो कवक से बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना, एफ्ला नामक विष पूछेगा तो कवक से ये बनता है। बताइए कि निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन के रूप में आप जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, LTH को आप जानते हैं, ये LTH हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नंबर 24, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए क्या होगा? देखिए, श्वसन एक अपचयी क्रिया है, यह आपका सही है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है, यह भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। श्वसन एक उपापचयी क्रिया है, यह आपका यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 1 मिनट देखिए। चलिए आप ये बताइए, तीसरा नंबर ये आपके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, श्वसन एक उपापचयी क्रिया, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है यह है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है यह सही है कि गलत है, ठीक है। नंबर जो आपका 3 है ना, नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसके बारे में बताइए, उपापचयी क्रिया है या नहीं है, इसका कमेंट करके आप बताइए। नंबर 25, स्थिर या, यहाँ तो आपका ऑप्शन ए टिक करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा यहाँ पे कथन सत्य पूछा है तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए नंबर 25, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को आप क्या कहते हैं? नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जड़त्व कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का जो प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति है ये, इसे आप जड़त्व के नाम से जानते हैं, जड़त्व कहते हैं। नंबर 26 बताइए कि 1 पिकोमीटर के बराबर, पिकोमीटर है ना, इन चारों में से ये किसके बराबर है? 1 पिकोमीटर पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, बताइए, तब तक एक घुट पानी पी लिया जाए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1 पिकोमीटर अगर आपसे पूछेगा तो 10⁻⁻12 मीटर ये आपको जवाब देना है, ठीक है। अगर आपसे जैसे यहाँ पे देखिए 10 पे पावर आपका -15 है ना, तो इसको आप 10 पे पावर अगर आप 15 कर दिया जाए मीटर, ये पूछेगा इस कितना, ये क्या होता है, तो आपको बताना है 1 पेटामीटर ये होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 पेटामीटर आपका हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ तो है ही ना, ऑप्शन नंबर सी, ये आप ध्यान रखेंगे, 1 पेटामीटर होगा। अगर आपसे पूछे बताइए कि 1 टेरामीटर बराबर कितना होता है? 1 टेरामीटर, तो 10 पे पावर जो आपका यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ये आपका 1 टेरामीटर बराबर होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और 1 पिकोमीटर आपको बताया गया, 10 पे पावर -12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नंबर 27 बताइए कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में एक ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर 28 घर्षण बल जो है ना ये कार्य करता है, बताइए घर्षण बल किस तरह का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, बल की दिशा के विपरीत में घर्षण काम करता है। बताइए आपको एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा,
स्थितिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नंबर 30 आपसे पूछा है, समझिएगा। कह रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन का मान बताना है आपको कि इन सब में से कितना होगा। ठीक है, जी का जो स्मॉल जी का मान 9.8 या फिर आप 10 पे पावर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो देखिए, विस्थापन का मान पूछा है ना, यानी कि आपसे S इक्वल टू बताना है। तो S इक्वल टू क्या होता है? UT माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 दिया हुआ है आपका, U का वैल्यू 20 है, T टाइम कितना है? टाइम आपका 3 सेकेंड है। 20 गुना 3 माइनस 1 आपको 2 करना है। G का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? कौन सा ले लेते हैं? चलिए आप ले लीजिए, यहाँ पे G का मान ले लेते हैं 10। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा 10। और टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड है ना, तो देखिए टाइम यहाँ पे 3 सेकेंड है ना, तो 3 का स्क्वायर आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको इसे सॉल्व करना है। 20 गुना 3 कितना होगा? 60, यानी कि 60। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिखते हैं फ्रेश में, 60 माइनस 1/2 है ना, तो इसे आप 2 को 10 से कट करिए, नंबर 5 आएगा। 9 5 या 45, यानी कि 60 माइनस आप 45 यहाँ पे करिएगा, तो आपका कितना निकल के आएगा? 15 मीटर आपका आएगा। देखिए यहाँ पे 15 मीटर है किसी में, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे देखिए दिया हुआ था, ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव जो है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा, एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित जो है ना, ये दबाव जो है ये नहीं करता है। बाद बाकी पदार्थ की प्रकृति, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सारे प्रतिरोध को प्रभावित इफेक्ट करता है। निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है? समानांतर पूछा है ना, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का ये उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, नंबर 34, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर बताइए क्या थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1/6 भाग था। गुप्त काल में भू राजस्व की पूछेगा दर क्या था, तो 1/6। ये मतलब कहिए कि गुप्त काल में अपनी मतलब प्रजा वगैरह को ना ये देने का, मतलब उपज का जो 1/6 भाग होता था उसे देना होता था। नंबर 35, चंपारण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से संबंधित यहाँ पे बताना है कि कौन नहीं रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, राजेंद्र प्रसाद थे, कृपलानी साहब थे, अनुग्रह नारायण थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं रहे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंपारण आंदोलन से ये संबंधित नहीं थे। अब सवाल आ सकता है आपका कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे तो ये किससे संबंधित थे? तो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताइए? 1942 में। इसमें ये संबंधित व्यक्ति रह चुके हैं, मतलब इन्होंने भी लड़ाई किया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। नंबर 36, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का एक हिस्सा था? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा रहा था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है बताइए? नंबर 37 का ऑप्शन नंबर यह आपका हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी के द्वारा ये कहा गया था। नंबर 38, देखिए बताना है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, अछूतों के लिए 1932 का रैमजे मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक पंचायत था, इसके द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह का ये मतलब स्थापना किया गया था। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों के बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं बताइए? तो देखिए, हड़प्पा स्थल में बाजरे का दाना अगर पूछेगा आपसे ना, तो आपको ऑप्शन नंबर ए बता देना है। ठीक है, ये गुजरात से मिला था। ठीक है, गुजरात आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपका
कृषि के बारे में पूछेगा, कहाँ से मिला था बताइए, कृषि कहाँ से मिला था, कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से मिला था। ये आपका मेहरगढ़ से मिला था। चावल अगर पूछेगा तो चावल कहाँ से मिला था बताइए, कमेंट करके बताइए चावल कहाँ से मिला था। चावल मिला था आपका कोल्डिहिवा से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो रंगपुर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये मादर नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी का प्रमुख स्थल वगैरह बताइए कौन कौन सा था, आपको पता है मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, कोट ये सारे सिंधु नदी के ही तट पे थे। ठीक है, जैसे आपका रावी नदी है, रावी याद करिए, रावी आपका हड़प्पा के तट पर था। ठीक है, मादर आपका तो हो गया कहाँ पर, रंगपुर के। फिर आपका जैसे ये जो लोथल जगह है ना, ये आपका भोगवा नदी के तट पर था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 100 नहीं 41, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है। अस्किनी किसको कहा जाता था बताइए। ऑप्शन बी, चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसे देखिए आपका झेलम है ना, ये किसका, तो आपका जो विस्तता नदी था, विस्तता, इसी का नाम झेलम है। ठीक है, जैसे आपका व्यास नदी है, तो पहले इसका क्या नाम था, इसका नाम विपाशा था और इसको कर दिया गया क्या, व्यास नदी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। नंबर 42, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक पूछेगा, जियाटो थे। बताइए कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं को का जो उच्च सदन है वो कौन सा है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधान पालिका परिषद, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का जो शक्ति है वो किसके पास है। ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास है। ध्यान रखिएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये, न्यायिक पुनरीक्षण जो है ना, ये नहीं आता है। बाद बाकी भूमि सुधार का क्रियान्वयन करना, निर्धनता निवारण कार्यक्रम को मतलब चालू करना, ग्रामीण विद्युतीकरण करना, ये सारे जो है ना पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति में ही निहित है, उसी में आता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी, विधान पालिका के अधीन रहकर काम करती है। ठीक है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता जो होते हैं ना, राज्य सरकार को ये परामर्श देने का काम करते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता को आप क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग ही भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है बताइए। ऑप्शन ए, साधारण बहुमत चाहिए होता था, नहीं होता है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर सी, समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है। ठीक है, नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन नंबर डी, माउंट किलिमिंजारो हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर पूछेगा तो माउंट किलिमिंजारो है। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, इटली नहीं है, बाद बाकी रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया, साथ ही साथ जैसे आपका मैसेडोनिया है, कोसोवो है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है। ठीक है, सर्बिया हो जाएगा। ये सारे ना ध्यान रखेंगे बाल्कन राज्य के ही रूप में आप इस सब को जानते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी, आग्नेय शैल के नाम से आप जानते हैं। वृहद ज्वार आने की सही स्थिति बताइए तो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वृहद ज्वार कब आता है आपसे ये पूछा है। ऑप्शन
बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में आ जाता है, ठीक है, एक सीधे में तीनों जब आ जाए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो आपका वृहद ज्वार बनता है, ठीक है। काफ़ी ऊंचा ज्वार मतलब कहिए कि उठता है उस वक्त। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? देखिए क्षोभ मंडल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में होता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, अगर औसत एवरेज ऊंचाई आपसे पूछेगा तो आपको 13 किलोमीटर के आसपास बताना है, ठीक है। प्रेरी घास का जो मैदान है संबंधित है कहाँ से? तो ये जो है ना उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल है, कौन? प्रेरी, ध्यान रखिएगा। नंबर 57, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है बताइए, किस तरह का है सबसे ज़्यादा? तो 57 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ पूछेगा तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो नदियों के बीच सिंधु नदी अववाहित मतलब होती है बताइए, यानी कि बताना है हिमालय पर्वत श्रृंखला का किन दो श्रेणी के बीच में सिंधु नदी मतलब कहिए कि एक तरह से बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, लद्दाख और जास्कर के बीच में होगा, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में पूछेगा कि इसका उद्गम कहाँ से, तो तिब्बत क्षेत्र में ही कैलाश पर्वत से होता है, यह आपको बता देना है, ठीक है। अगर पूछेगा तो बोखर चू, आप ध्यान रखेंगे इसी के पास में यह हिमनद से होता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि बताइए तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, अगर पूछेगा तिब्बत में इसे आप किस नाम से जानते हैं, तो सिंगी बखान कहा जाता है या फिर शेरमुख, ये दोनों चीज़ कहा जाता है। सिंगी खम्बान होता है, सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख के नाम से आप जानते हैं। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के। नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है बताइए, पिक्रिक अम्ल के नाम से आप किसे जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से आप पिक्रिन अम्ल को भी जानते हैं। धूप चश्मे के लेंस में किस प्रकार के कांच का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रूक्स कांच का यूज होता है। कहाँ पे? धूप चश्मे के लेंस में, ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 62, गैसीय तत्वों में सबसे भारी बताइए तो कौन सा है? नंबर 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका रेडॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेडॉन। देखिए रेडॉन गैसीय तत्व में सबसे अगर पूछेगा तो भारी होता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि इसके बारे में, मान लीजिए जिनॉन है ना, तो यहाँ जेनॉन समझिए, जेनॉन के बारे में पूछेगा, इसको आप स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा पोलोनियम तो आपको पता है कि इसका ना सबसे ज़्यादा समस्थानिक अगर पूछेगा होता है ना, तो इसका 27 होता है, ये ध्यान रखिएगा। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गर्म एल्यूमिना का। देखिए एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में पूछेगा उत्प्रेरक के रूप में आप किसका यूज करेंगे, तो गर्म एल्यूमिना का यूज किया जाता है। 64 में बताना है कि धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं के बारे में बताइए किस प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, गैस में ठोस का ये होता है विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HNO3, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेनेवा में है, ठीक है। अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड यानी कि जो आपका जेनेवा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1865 बता देना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय के महासचिव है ना, इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होता है। बताइए नंबर 68 में ओपेरा हाउस किस देश के राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व रक्तदान दिवस, कमेंट करके बताइए, इसका आपको लास्ट में जवाब बताया जाएगा। नंबर 70 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित हैं? बताइए। नंबर 70 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर है। ठीक है, जैसे आपका जाकिर हुसैन दिया हुआ है ना, जाकिर हुसैन साहब के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये तबला बजाते थे। ये जो आपका अमजद अली खां है, ये सरोद वादक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आपका हरि प्रसाद चौरसिया साहब है, ये आपके बांसुरी वादक के नाम से आप इन सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सितार वाद्य यंत्र के बारे में पूछेगा तो पंडित रविशंकर जी को आपको याद रख लेना है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? विश्व का फलोद्यान बताइए किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय वन को आप जानते हैं फलोद्यान के नाम से। 72 बताइए। आर्किड एवं ब्रोमिलायड जैसे परजीवी पौधे के किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्षा वन वाले में। नंबर 73 वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को आप किस नाम से जानते हैं? इसे आप अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, यह जो है ना मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उगता है, काफ़ी टाइम तक ये कहिए कि जीवित रहता है, ये ध्यान रखिएगा। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य पूछेगा कहाँ पर है? तो 75 का ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा तो आप ध्यान रख लीजिएगा, वेदांतगल और एक है मुदुमलई अभ्यारण्य, यह दोनों भी आपके तमिलनाडु में ही है। ठीक है, अभी आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? क्वेश्चन नंबर आपका 69 में आपसे पूछा गया था कि, रुक जाइएगा एक मिनट, हाँ चलिए, आपसे पूछा गया था कि विश्व रक्तदान दिवस, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? यह जो आपका है ना 14 जून को मनता है। ध्यान रखेंगे, विश्व रक्तदान दिवस पूछेगा तो 14 जून को मनाया जाता है। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5वां था, नंबर 5 वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर आपका एक था 143, उसमें थोड़ा सा मिस क्या हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली, क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, भीख मांगने वाली संस्था के बारे में बताया था कि कांग्रेस को कहा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा था? तो आपको ऑप्शन नंबर शायद सी बताया गया था, जो बाल गंगाधर तिलक, बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि अरविंद घोष हो जाएगा, यहाँ पे अरविंदो घोष के नाम से आप ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा कहा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे मिस हो गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। भीख मांगने वाली संस्था पूछेगा तो अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। जो लोग इस चैनल पर नए हों, आप सबसे पहले एक बार प्ले लिस्ट में आकर क्लास एक बार देख लीजिएगा, कितना क्लास क्या हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, बीएसएससी की तैयारी के लिए आपके लिए काफ़ी कुछ का मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है और भी काफ़ी कुछ अभी आना बाकी है। ठीक है, अगर आपको आज का क्लास भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बीएसएससी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।